हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवाई स्टडी चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो में देखो किसके ऊपर होने वाली है, कौन से पीवाईक्यूज है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली चीज के यहाँ पे 37 ईयर के मैं पीवाईक्यू कराने वाली हूँ। भाई बहुत पीवाईक्यूज हैं सच में। दूसरी चीज ये है कि मैं जहाँ पे एनसीईआरटी की नीड पड़ेगी वो भी मैं आपको पढ़ाती चलूंगी, समझाती भी चलूंगी, तो इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा पीवाईक्यू में। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो, है ना, क्योंकि ये आखिरी वीडियो आपकी इसलिए है क्योंकि इसके बाद फिर आपको कोई पीवाईक्यू देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी पढ़ने की जरूरत पड़े 37 ईयर के पीवाईक्यू लगा डालो, बवाल खत्म हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है लिटरली, क्योंकि 37 ईयर के पीवाईक्यूज हैं एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी कवर करना। करती हूँ तब भी, देखते हैं। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोड़े, अगर ज्यादा लेंथी वीडियो बनेगी तो उसको पार्ट्स में डिवीजन कर दूंगी मैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो स्टार्ट करते हैं, वरना फिर कपड़ा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा डीएनए जो टॉपिक है वहां से आया है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट तुम्हें पता नहीं है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए। गलत, गलत, यहीं के यहीं गलत हो गया, तुम काट दो। भाई चाहे डीएनए तुम्हारा प्रोकैरियोट का हो या फिर यूकैरियोट का हो, वो कैसा होता है, तुम्हारा निगेटिवली चार्ज होता है, तो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इज हेल्ड विद सम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ना 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 भाई, पॉजिटिवली चार्ज, तो वाइस वर्सा कर दिया। तो स्टेटमेंट 1 तो तुम्हारी पूरी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोस। बिल्कुल करेक्ट लाइन, बिल्कुल करेक्ट लाइन है। तो तुम्हारी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड सेकंड करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर। कैसे पता लगाया? पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी से। देखो, अभी तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने अपना माइक है ना ऑन करना भूल गई थी। सच बताओ तो ये वो वाली है, मैंने अभी ये पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें। अभी दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मैं माइक ऑन करना भूल गई थी। इस बार तो है ना? हाँ है। तो देखो, यही तो था न्यूक्लियोसोम का, अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया था। स्टेटमेंट 2 जो था, क्या बोला था कि भाई जो डीएनए होता है वो मेरा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये जो तुम्हें बॉल ग्रीन कलर की, ये जो तुम्हें बॉल दिख रही है जो मैं पिंक से कर रही हूँ, ये होती है तुम्हारी हिस्टोन ऑक्टामर। ये होती है तुम्हारी हिस्टोन ऑक्टामर एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो सही तो है भाई, हिस्टोन के ऊपर मतलब पॉजिटिव के ऊपर तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हुआ पड़ा है। वही तो है, बिल्कुल ठीक है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है दीदी, है ना। यहाँ से तुम्हें ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यूक्रोमेटिन इज अ लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। बिल्कुल करेक्ट है भाई। यूक्रोमेटिन जो होते हैं ना, दो टाइप के क्रोमेटिन होते थे, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, ये तुम्हारे लूजली पैक्ड होते हैं क्रोमेटिन। वहीं अगर तुम बात करते हो हेट्रोक्रोमेटिन की, ये तुम्हारे कैसे होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। अब जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली कैसे होते हैं, तुम्हारे एक्टिव होते हैं। कैसे होंगे, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। यहीं पे ये स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है तुम्हारा, है ना। फिर आता है स्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल सही है, अभी तो मैं दिखाया था ना मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम। फिर आता है तुम्हारा डी वाला, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। यस बच्चों, यस बच्चा, लाइन ऑफ द एनसीईआरटी एंड दिस इज, मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि मैंने बोला था ना मैं रिकॉर्ड कर रही थी अभी, तो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ ये चीज। देखो, पढ़ लो। देखो देखो देखो, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन और आर्जिनिन। ये चीज कंप्लीट हुई तुम्हारी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हारा कौन सा चला जाएगा? सबसे पहले चीज ए सी डी। कैसे? तुम्हारा ए करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बी तुम्हारा करेक्ट नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट हो गए। ये हटाओ, ये हटाओ। इन दो में टाई होता है मैच, तो यहाँ पे ए भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। यहाँ पे डी ठीक है, ए गलत है, ई वाला। क्यों? यहाँ पे लिखा है टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर। नहीं बच्चे, टू सॉरी 200 बेस पेयर नहीं, 200 बेस पेयर्स होते हैं, नॉट 400 बेस पेयर। यहाँ पे 400 बेस पेयर लिखे हैं, होते 200 बेस पेयर है ना, ऑफ डीएनए हेलिक्स में, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है। क्या क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की 1.1 मीटर दे रखी है, तो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। मुझको बेस पेयर्स पता करनी है। सिंपल है, बेस पेयर कैसे निकालोगे तुम?
तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, थोड़े शॉर्ट में लिखती हूँ। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कैसे निकालू? बेस पेयर निकालेगा सबसे बड़ा फॉर्मूला, थोड़ा सबसे बेस्ट फॉर्मूला मैं तो बताने जा रही हूँ। यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, लेंथ ऑफ द डबल, लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितना दे रखा है? डबल हेलिक्स की मतलब 1 दे रखा है 1.11 मीटर अपॉन क्या कर दो, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। एंड दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी की जो डिस्टेंस होती है टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर की 0.34 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 9, है ना, मीटर पर बेस पेयर होती है। एंड दिस इज गोइंग टू मीटर। तो अब यहाँ से तुम्हारा क्या आंसर निकलेगा, इसको कट करके देख लेना, क्योंकि कट नहीं करूंगी क्योंकि इतना सॉल्व कर दिया मैंने। 10 टू की पावर 9 बेस पेयर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप तो इस पे से ढूंढ लो। देखो, सबसे पहली चीज इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो कितना जाएगा? 3.3 आ जाएगा। देखो 3.3, तो ये तो वैसे कट हो गया। 3.3 10 टू की पावर 9 बेस पेयर, पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा कौन सा आता है? दिस इज सेंट्रल डोगमा वाला, मेरा फेवरेट। क्या है? डीएनए से डीएनए बनता है, तो हम बोलते हैं इसको, ये क्या हो रही है हमारी रेप्लिकेशन। तो पी वाला मेरा रेप्लिकेशन है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे पी रेप्लिकेशन है, ये गलत है। ठीक है, दो जगह तुम्हें पी रेप्लिकेशन देखने को मिल रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रेप्लिकेशन। अब भाई डीएनए से एमआरएनए का बनना, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन भाई, इसमें इधर भी ट्रांसक्रिप्शन, इधर भी ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो एमआरएनए से प्रोटीन मतलब एस क्या है मेरा? प्रोटीन। यहाँ भी प्रोटीन, यहाँ भी प्रोटीन। बड़े चालाक है ये लोग, बताओ, प्रोटीन लिख रखा है। अब आज तुम्हारा ये क्या होगा? एमआरएनए से जब तुम्हारा प्रोटीन बनता है तो वहां पे तुम्हारा ट्रांसलेशन होता है, तो ये वाला मेरा होगा। यहाँ पे ट्रांसडक्शन लिखा है, ये ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसी वजह बच्चे मार खा जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये लिखा है भाई कर दो ट्रांसडक्शन, नहीं, लेकिन है आंसर कौन सा? ट्रांसलेशन। ठीक है, डी वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अब अगले चलते हैं। ओह, एक और न्यूमेरिकल। एडेनिन तुम्हारा कितना है? 30% डीएनए मॉलिक्यूल का, तो तुम्हें परसेंटेज बतानी है थाइमिन की, ग्वानिन की एंड साइटोसिन की। बहुत इजी, चरगाफ रूल याद करो। क्या हमें मालूम है? कुछ तो पता है दीदी, कि एडेनिन इज इक्वल टू द थाइमिन। क्या पता है कि एडेनिन थाइमिन के इक्वल होता है, एंड जो तुम्हारा ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के इक्वल होता है। और मुझे चरगाफ रूल का ये भी पता है कि ए प्लस जी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? टी प्लस सी होता है। हाँ दीदी, बिल्कुल पता है। तो थाइमिन और एडेनिन तो मुझे मिल गए, क्योंकि एडेनिन मुझे कितना दे रखा है? 30%। तो इससे मेरा ऑटोमेटिकली थाइमिन कितना हो जाएगा? 30%। क्यों? क्योंकि एडेनिन मुझे दे रखा है ना इतना। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन 30% हो गए मेरे दोनों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ए प्लस टी लिखती हूँ, तो ये कितना हो गया? 60%। कैसे? क्योंकि भाई ये दोनों इक्वल है ना, तो 30% अगर ये होगा तो 30% मेरा ये भी तो होगा, है ना। 30% ये भी तो होगा, तो यहाँ पे 60% हो गया। हाँ दीदी, हो तो गया, ऐसे तो आ रहा है हमें समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। मुझे थाइमिन का, अब तुम देखते ही तुम्हें आंसर तुम तुरंत मार्क कर देना 30%। देखते ही, तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वहां से कोई भी एक चीज की अपनी देखना, अगर वो तुम्हें ठीक लगता है तो वहां से मार्क कर देना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे अपने टाइम को सेव करना है ना, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे तुम्हें 30% हो गया। हाँ दीदी, हो गया। वैसे तो आंसर डी मिल गया है, लेकिन तब भी चलो तुम्हारी सहानुभूति के लिए मैं ग्वानिन एंड साइटोसिन भी निकाल लेती हूँ। अब होगा क्या? ए प्लस टी इज इक्वल टू 60% मुझे दे रखा है। जी प्लस सी मुझे निकालनी है, ग्वानिन प्लस साइटोसिन। 100 माइनस का 60 कर दूंगी, 100 में से माइनस कर देते हैं ना, तो 40% मिला। तो मिल गया भाई, 40% है, इट मीन्स दैट तुम्हारा ग्वानिन 20% है एंड साइटोसिन तुम्हारा 20% है ना। ओके, अब ये कैसे हुआ? इतना तो तुम लोग को बेसिक्स आ ही गया होगा यार। जब मैंने यहाँ पे ये बोला था
कि एडेनिन कितना है तुम्हारा 30% है, तो थायमिन ऑटोमेटिकली 30% हो गया। क्यों? क्योंकि एडेनिन इज इक्वल टू द थायमिन। वही यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि ग्वानिन किसके इक्वल है? साइटोसिन के। तो जब मैं A प्लस टी को लिख रही थी तो ये भी 30, ये भी 30, 60 हुआ था, लेकिन जब मैंने G प्लस C का निकाला परसेंटेज तो 40% निकला। तो अगर मैं इंडिविजुअली G का देखूंगी एंड इंडिविजुअली C का देखूंगी तो 20-20% निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स, हिस्टोन के बारे में क्या गलत है? हिस्टोन के बारे में मुझे गलत चीज बतानी है। क्या बतानी है बच्चों? हिस्टोन के बारे में क्या गलत है मुझे ये बताना है। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सही है, इनसाइड चेन में। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। पीएच हिस्टोन का स्लाइटली एसिडिक होता है? नहीं भाई, लाइन ऑफ द एनसीईआरटी बेसिक। ठीक है, तो ये गलत हो गया। एंड हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, बिल्कुल सही है। हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहीं से मदर सी ऑप्शन गलत सही हो जाएगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा था। अब ये दिखा दो दीदी कि ये कहाँ पे लिखा है, तो ये वहीं उसी जगह पे लिखा हुआ है, ये देखो बेसिक। ठीक है, अब यहां से तुम्हें एक चीज तो दिखानी है मुझे, रुको। सेंट्रल डोगमा का डायग्राम ये रहा, जैसे तुम्हें क्वेश्चन पूछा था ना, ये था सेंट्रल डोगमा। देखो, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि सही है? बताओ बताओ बताओ। एक चीज याद रखना, एडेनिन इज इक्वल टू द किसके होता है मेरा? थायमिन के होता है। और कितने बॉन्ड बनते हैं इन दो के बीच में? तुम्हें 2 बॉन्ड देखने को मिलते हैं। वहीं तुम अगर ग्वानिन एंड साइटोसिन की बात करते हो, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में पेयर अप करने के लिए। तो अब इसी से ही रिलेटेड ये आंसर है, देख लो। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल करेक्ट है, पहले ही करेक्ट हो गया तुम्हारा तो ये, है ना। एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है 1 से, नो। 3 से नहीं, कोई भी नॉट पे, फर्स्ट वाला ही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स इज, इतना दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डीएनए का डबल हेलिक्स मिलियन सेल का इतना दे रखा है मुझे। ओके, देन बेस पेयर, then the length of the DNA is approximately, then the length of the DNA is approximately 2.2 मीटर। भाई मैमेलियन सेल दे रखा है यहाँ पे, और ये सारी वैल्यूज वही दे रखी हैं। कौन सी वाली? एनसीईआरटी वाली दिखाऊं? हाँ दीदी दिखा दो। ये देखो, पढ़ो 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 पढ़ो, ये देखो अप्रोक्सीमेटली। एक मिनट, यहाँ पे तो मैं थोड़ा हाईलाइट तो कर दूं। 2.2 मीटर दे रखा है। टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, है ना, 0.34 नैनोमीटर, जिसको हम 0.34 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 मीटर लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, तो दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन, तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। इसमें क्या बोला है? इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, इससे अपने आप आंसर आ जाए, है ना। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा एनसीईआरटी दे रखी है तुम्हारी, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? इसको रेज करो, आंसर 2.2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यूरिन फाउंड बोथ डीएनए एंड आरएनए आर, प्यूरिन और पिरिमिडिन दो होते हैं तुम्हारे पास। प्यूरिन, प्यूरिन मतलब प्योर, प्योर प्योर कौन होता है? आग होता है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? ए और जी। एडेनिन और ग्वानिन तो मैं देखने को मिलता है, तो एडेनिन एंड ग्वानिन, तो 9th का तुम्हारा सी हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हारा 9th का? सी। ठीक है, प्यूरिन में 2 ही तो आते हैं तुम्हारे, एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, अगर डीएनए तो यहाँ पे थायमिन आ जाता है, एडेनिन का करस्पॉन्डिंग। अगर वहीं आरएनए दे रखा है तो एडेनिन का क्या बन जाएगा तुम्हारा? यूरेसिल। ओके, 10th क्वेश्चन। एसोसिएशन ऑफ स्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है तुम्हारा ये? हाँ, सबसे पहली चीज, स्टोन किस में हेल्प करता है तुम्हारा? पैकेजिंग ऑफ डीएनए में।
है ना। अब मैं यूकैरियोट की बात करती हूँ, तो यूकैरियोट में क्या होता है, जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर होता है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको अब ये हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज कैरी करते हैं बेसिक प्रोटीन्स, जिसको हम हिस्टोन्स बोलते हैं। हिस्टोन्स आर अ 5 टाइप H1। ये शायद आपको पता होगा अगर आप पढ़ रहे हो उतना डेप्थ में, तो भाई हिस्टोन तुम्हारे क्या होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 जो होता है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, इंडिकेट करता है कि जो तुम्हारा डीएनए रिमेन्स है कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब चिपका, एक तरीके से लिंकर का काम करता है कौन, H1, तुम ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा होगा कौन सा, क्रोमेटिन फाइबर, कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर, यस, कि तुम्हारा डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटिन फाइबर, इसीलिए H1 क्या होता है, जुड़ा रहता है वहां पे, इसलिए H1 को वहां पे हमें लगाना पड़ता है मजबूरन। इसको गलत मत समझना बच्चों, ये मैंने पीडीएफ बनाई थी तो मुझको ये बनाना पड़ता है ना। ओके, सो 17 17 17 पिंक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या टेक्निकल था, 11th वाला भाई, दिस इज शोन टू बी साइटोसिन, तुम्हें यहाँ पे साइटोसिन 17%, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेस पेयर, मतलब तुम्हें साइटोसिन 17% दे रखा है। अब तुमसे एडेनिन, ग्वानिन एंड थाइमिडिन पूछ रहा है। सबसे पहले एटीजीसी, जी और सी, ग्वानिन तो तुम्हारा 17% ही होगा, तो ये दो तो तुम इनकरेक्ट कर दो पहले से ही, कि ये भी चलेगा ये भी चलेगा, 17% ग्वानिन, 17% दिस वन, ठीक है। चिरगाफ रूल लगाओगे तो दोबारा से जैसे मैंने तुम्हें बताया था, तो तुम्हें यहाँ का भी आंसर देखने को मिल जाएगा, है ना। अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देती हूँ। पहली चीज तो क्या चीज, ये क्या था, मैंने ग्वानिन मुझे पता था कितना हो गया, तुम्हारा 17%, तुम्हें ये तो पता करना है, तो तुम कैसे करोगे, ए प्लस टी तुम्हारा 66 निकल के आएगा, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 66%, गॉट इट। जब ए प्लस टी तुम्हारा 66% निकल कर आएगा, तो एडेनिन तुम्हारा 33% हो जाएगा एंड थायमिन तुम्हारा 33% हो जाएगा, ठीक है। तो कर दो, यहाँ पर टिक लगा दो, अब क्या दिक्कत है। फर्स्ट तुम्हारा करेक्ट आंसर दिख रहा है मुझे तो, है ना। सो तुम्हारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है, पिंक कलर का गया मेरा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तुम्हारा, कौन से ईयर में हुआ था, ये एप्लीकेशन वाला 2021 में हुआ था, और अब देखो दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट हो गया 2013 में, ये हुआ था रिपीट, मतलब 13 से दोबारा रिपीट हो गया। और देखो कर्नाटका नीट में 2013 में दोबारा यही आया, तो मतलब सेंट्रल डोगमा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से तुम्हें चीजें पता भी करती चलनी है, ठीक है। तो डायग्राम से बताना है बस, और क्या करना है। सबसे पहली चीज, ए तुम्हारा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, या तो ए तुम्हारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। बी क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एप्लीकेशन नहीं, तो आंसर तुम्हारा मिल गया, 12th का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा। एंड सी क्या है, जो तुम्हारा सेंट्रल डोगमा था, प्रपोज किसने किया था, क्रिक जी ने, फ्रांसिस क्रिक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है भाई, तुम्हारे क्या दिख रहा है, ए बी सी यहाँ से पता करना है तुम्हें, तो प्रोड्यूस बाय अगेन फ्रांसिस क्रिक, लो यहीं से मिल गया तुम्हें तो आंसर, तो हाईलाइट कर देती हूँ, ये है,
ठीक है, बी तुम्हारा ट्रांसलेशन हो गया एंड सी इज गोइंग टू बी द ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर कॉल्ड, अच्छा, the structures called given appearance beads on a string in the chromosome when the viewed under electron microscope के अंदर देखा गया था। तो वो क्या थे जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग के ऊपर दिख रहे थे? वो हमारे बच्चे क्या थे? न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स थे। लाइन ऑफ द एनसीईआरटी दिखाती हूँ, रुको, ये रहा। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, अरे यार रुको, beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at a metaphase stage cell division to form chromosomes बनाने के लिए। ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ना, ये ऐसे लगे हुए होते हैं। कैसे दिखाऊंगे तुम्हें? ऐसे देखो, एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, फिर एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये ऐसे करके। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऐसा लग रहा है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसी हैं, कि मतलब एक ऐसे स्ट्रिंग ले लो उसके ऊपर बीड्स लगा दो, है ना? लग रहा है ना? तो वही तुम्हें ये स्ट्रक्चर बोला गया है। तो यहाँ से भी पीवाईक्यू बना, देखो मैं सब हाईलाइट करती हुई चलूंगी तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को फिर एनसीईआरटी में बस तुम्हें वही चीज को हाईलाइट करना है जो मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, कौन सा फॉलो नहीं करता सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को? कौन नहीं करता भाई? एचआईवी, एचआईवी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कोई रीजन है? क्योंकि यहाँ पे मुझसे क्या पूछा है? सबसे पहली चीज सेंट्रल डोगमा को, ये जो मेरा होता है ना एचआईवी वायरस, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ना? क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ये हमारा, इसलिए। समझ में आया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है मतलब दीदी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे तुम्हें, अभी कहाँ पे लिखूं मैं, कोई जगह है? कहाँ पे लिख दूं? यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, नीचे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो, होता क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है, एमआरएनए, एमआरएनए से तुम्हारा बनता क्या है? प्रोटीन बनता है, ठीक है ना? इस केस में एचआईवी के केस में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें एमआरएनए प्रेजेंट होता है, तो तुम्हें एमआरएनए से पहले क्या करना पड़ता है? डीएनए बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ता था, यहाँ पे तुम्हें रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ता है, ठीक है? तो जब एमआरएनए से तुम्हारा आरएनए बनता है, फिर मतलब एमआरएनए से तुम्हारा डीएनए बनता है, फिर डीएनए खुद क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, फिर वो एमआरएनए बनाता है दोबारा से, एंड देन वो प्रोटीन बनाता है थ्रू ट्रांसलेशन। इसलिए हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और 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 क्या? हाँ, इसी वजह से ये क्या है मेरा, फॉलो नहीं करता सेंट्रल डोगमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आता है अब? नेक्स्ट 16, ठीक है, 16 को देखते हैं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनसाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन, क्या करता है भाई? वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड। ये तो देखते ही आंसर मुझे आ रहा है, वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू? अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है मुझे ये बताना है। सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल्स which produces ester during cell division, नहीं, गलत। The gene for producing insulin is present in the every body cell, हर एक बॉडी सेल के अंदर क्या ये प्रेजेंट होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो तुम्हारा एकदम करेक्ट लाइन है। लेकिन एक मेरी बात सुन लो, इतने आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाओ। यहाँ पे ये चीज तो करेक्ट है कि इंसुलिन जीन इज फाउंड इन एवरी बॉडी सेल, बट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेल्स। सारे सेल्स होते थे उसमें एक्सप्रेस नहीं होता, प्रेजेंट होता है पर एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है? बाकी तो तुम्हारा गलत ही है। न्यूक्लियोसोम इज formed of nucleotides, no 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 बच्चा, no। DNA consists of core 8 histones, है, core of 8 histones होते हैं। नहीं बच्चा, नहीं, ये नहीं होता। तो तुम्हारा करेक्ट सही स्टेटमेंट कौन सा है?
बी वाला। 18 18 कहता है इन डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल में तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल आगे कुछ है, अच्छा ये है तो द पोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज विद द ऑर्गेनिज्म, वेरी करता है ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट पढ़ते हैं देयर आर टू स्ट्रैंड्स, डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड होता है, ठीक है यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। विच रन एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही है। अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम में डायरेक्शन में जाएगी तो दूसरी क्या जाएगी हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो देखते ही तुम्हें पता चल रहा है कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी वाला, ठीक है। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, pyrimidine न्यूक्लियोटाइड इज नॉट ऑलवेज इक्वल, प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द pyrimidine, ठीक है ना। देयर आर टू स्ट्रैंड्स व्हिच रन्स पैरेलल, पैरेलल गलत, एंटी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, which one of the following pair of nitrogenous base nucleic acid is wrongly meshed, गलत बताना है, ठीक है ठीक है। सबसे पहली चीज प्यूरिन में तुम्हारा क्या आता है, आग आती है, एडेनिन और ग्वानिन, ये तो तुम्हारा ठीक है, तुम्हें गलत बताना है, ठीक है ना। फिर आता है प्यूरिन में तुम्हारा एडेनिन और थाइमिन आ जाता है, गलत, एंड यही तुम्हारा 100% करेक्ट होगा, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। pyrimidine में थायमिन यूरेसिल सही है, pyrimidine में अगर डीएनए है तो थायमिन, और नहीं तो फिर यूरेसिल, अगर आरएनए तुम्हारा प्रेजेंट है तो तुम्हारे ये 3 तो ठीक है, एक गलत है, यही तुम्हें बताना था। नेक्स्ट बताना है 1 टर्न ऑफ हेलिक्स इन बीटा फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, एक टर्न जब जो मारता है मेरा बीटा हेलिक्स वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, 3.4 नैनोमीटर, किसके इक्वल होता है तुम्हारा 3.4 नैनोमीटर की, ठीक है। लाइन ऑफ द एनसीईआरटी एंटी पैरेलल दिखा देती हूँ, बिलीव नहीं कर रहे तो 1 टर्न ऑफ द बात बात है बात, ये रहा देखो, कहाँ गया, ये रहा देखो, 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंड फैशन में होती है, ठीक है। अब उनकी जो पिच होती है हेलिक्स की वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है, मतलब बीटा फॉर्म की जो वहां से वहां तक जो पिच होती है, ये जो तुमने घूम के ये ले गए ना, तो ये जो पिच हो गई तुम्हारी दैट्स इज कॉल्ड द 3.4, अरे यार क्या इतना बड़ा, तो ये तुम्हारी क्या होती है 3.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। ये एक पिच तुम्हारी क्या, एक पिच, वही यहाँ पे लिख रहा है क्योंकि बीटा फॉर्म ऑफ अगर डीएनए अप्रोक्सीमेटली एक टर्न में उसका कितना डिस्टेंस कवर होता होगा तो 3.4 नैनोमीटर। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मींस, उसका मतलब क्या होता है कि वन, उसका मतलब क्या होता है कि भाई जो फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर इन अपोजिट पोजीशन पर लगे हैं, बोल सकते हो अपोजिट पोल्स पर लगे हैं, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, एब्सोल्युटली कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, मतलब एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड आती है, मतलब एक क्या जाएगी अगर तुम्हारी, अगर एक तुम्हारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है, क्या बोला मैंने, अगर तुम्हारी एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है और दूसरी अगर तुम्हारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है, तो यहाँ पे ये दोनों एंटी पैरेलल हो गई, हाँ दीदी बिल्कुल हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या तुम्हें इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना स्टार्टिंग में, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स पे आर इन अपोजिट पोजीशंस में होता है, फॉस्फेट ग्रुप अपोजिट पोजीशन में तुम्हें देखने को मिलता है, तभी हम उसे बोलते हैं कि भाई वो मेरी कैसी है, एंटी पैरेलल है स्ट्रैंड, ठीक है। Which one of the following makes use of RNA template to synthesis DNA? To synthesis DNA कौन सी मिलती है तुम्हारी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे भाई, यूज ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसिस डीएनए बना रहे हो तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस आ गए है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे तुम्हें एंडोन्यूक्लियस देखने को मिलेगा, क्या
एंडोन्यूक्लियस किससे? क्योंकि क्योंकि क्या होता है एंडोन्यूक्लियस, है ना। इसमें ये पूछा है, सिंपल सी बात है। देखो मैं बताती हूँ। कहाँ गया? एक मिनट। तुम्हारे यहाँ पे ये पूछा था, ठीक है ना, वो मैं तो बताने जा रही हूँ 23 वाला। जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, देखो एंडोन्यूक्लियस हाइड्रोलाइज द इंटरनल फॉस्फोड डाइएस्टर बॉन्ड। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? क्लीव करता है टर्मिनल पर, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड पे। एक्सोन्यूक्लियस देखो, एंडो वो क्या करता है? क्लीव करेगा इंटरनल। जो एक्सो होता है वो तुम्हारा क्लीव करता है एक्सटर्नल। तो वही चीज तुमसे यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। कौन सा इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड में से है? कौन सा है? तो वो तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस है। कौन सा है वो तुम्हारा? वो तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है भाई? अभी मैंने तुम्हें बताया था इसका चारगाफ रूल। चारगाफ रूल मैंने तुम्हें बताया था ना अभी। 24 है ये क्वेश्चन। इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी। क्योंकि जी प्लस सी अपॉन का ए प्लस टी, चरगाफ रूल। योर चरगाफ रूल है ये 24 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम पता है एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये तो सब हटाओ। तुमने एक चीज नोटिस करी मैंने जो तुम्हें बता रही थी, अकेले डीएनए से, डीएनए टॉपिक से तुम देखो कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। ये देखो 36 क्वेश्चन आए हैं अकेले डीएनए टॉपिक से। फिर तुम सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की बात करोगी तो इससे कितने क्वेश्चन आए हैं ये देखो, यहां तक। तो मैं तुम्हें सर्च फॉर डीएनए आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड तक करा सकती हूँ, मतलब यहाँ तक 57 क्वेश्चन तक करा दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, आई नो। ठीक है, बाकी और पार्ट 2 में कवर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है। क्योंकि तुम इतने इजी थोड़ी ना कि इतने सारे पीवाईक्यूज इन अ सिंगल डे में तुम कंप्लीट कर दो, है ना। ग्रास्पिंग पावर भी तो होगी कुछ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, कहाँ गई पिंक पेन? ये रही, है ना। इन डीएनए परसेंट ऑफ थायमिन 20%। थायमिन कितना दे रखा है? तो मैं 20% दे रखा है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन? अगेन दोबारा लिख लो, देखो A इज इक्वल टू द टी, G इज इक्वल टू द सी। थायमिन मुझे मालूम है कितना, 20%। एडेनिन भी हो जाएगा। अब मैं एक एक स्टेप तुम्हें सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, ओरली लिख दूंगी। तो A प्लस टी इज इक्वल टू 40%। 40% मेरा निकल के आ जाएगा A प्लस जी, है ना। वो तो ठीक है, A प्लस टी 40% निकल के आएगा। तो G प्लस सी किसके निकल के आएगा? मेरा 100 में से 40 को माइनस करूंगी तो ये मेरा बचेगा 60। तो 60% में अगर मैं ग्वानिन का देखूंगी तो 30% का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो आंसर तुम्हारा कौन सा जाएगा? 25 का सी, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ बीटा डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर। अभी देखा था। डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस में ही तुम्हें देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल, यस ये बताओ प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? भाई जेनेटिक मटेरियल तो तुम्हारा डीएनए ही होगा, वो भी कैसा? सर्कुलर डीएनए होगा, लेकिन बिना स्टोन्स के। कैसे होगा? विदाउट स्टोन्स। सर्कुलर डीएनए बट विदाउट स्टोन्स, स्टोन्स, ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है तुमसे? इन डीएनए व्हेन AGCT occurs their association is their pairs following। अच्छा, फेयर पेयर्स ऑफ फॉलोइंग, नाम से ही समझ में आ रहा है भाई। ATGC, ATGC अगर तुम बनाने बैठोगे। 30 वाला, यूकैरियोट जीनोम डिफर होता है प्रोकैरियोटिक जीनोम से। मतलब यूकैरियोटिक का जो जीनोम होता है ना, वो डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक के जीनोम से। कैसे? हम्म, कैसे वो हमें बताना है। सबसे पहली चीज कि जो डीएनए होता है इस सर्कुलर होता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इन प्रोकैरियोट में। वहीं अगर तुम बात करते हो यूकैरियोट में, तो जो यूकैरियोट होते हैं, है ना, ओके, यूकैरियोट सबसे पहली चीज तो ये पे, यूकैरियोट का क्या होता है? सिंगल नहीं होता, डबल होता है। क्या होता है तुम्हारा? डबल तुम्हें देखने को मिलता है। ओके,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मुझे क्या पूछना है, डिफर क्यों है, यस बी वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा हो जाएगा, 30 का बी। डीएनए सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंड प्रोकैरियोट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st वाला, जीन्स आर पैकेज्ड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स बाय किससे होता है, बेसिक प्रोटीन्स। बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय बेसिक प्रोटीन्स। ओके नेक्स्ट, ये पता है 1997 के क्वेश्चन आते हैं, अब तो ऐसे आते भी नहीं है। तब भी रेडियो ट्रेसर टेक्निक शोज द डीएनए इज इन। रेडियो ट्रैकर एक टेक्निक होती है जहां पे दिखाते हैं कि जो डीएनए होता है ना वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स था, जिसमें दिखाते हैं कि जो डीएनए होता है कैसा होता है तुम्हारा, डबल हेलिक्स स्टेज। डबल हेलिक्स स्टेज तुम्हारी उस पर दिखती है, मतलब डबल हेलिक्स होता है वहां पे, ये दिखा दी जाती है रेडियो ट्रैकर टेक्निक। ये तो तुम्हारे अभी है भी नहीं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम 33 का, न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड ऑफ, मैंने बताया था H1 H2A, H1 H2A H2B H3 एंड देन H4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, सी वाला। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस, क्या बोला, डीएनए जो तुम्हारा अनइक्वल नाइट्रोजनस, अरे यार डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजनस बेसिस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी, क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंपल। न्यूक्लियोटाइड का जो अरेंजमेंट होता है डीएनए में कैन बी सीन बाय, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं, बताओ थोड़ा सा, अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इससे देख सकते हो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से तुम देख सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन्स कॉम्प्लेक्स विद डीएनए फॉर्म्स, अगर 4 हिस्टोन्स है ना, कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है डीएनए के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, बताओ क्या फॉर्म कर सकता है, तो न्यूक्लियोसोम करेगा ना बच्चों, न्यूक्लियोसोम क्या करेगा, न्यूक्लियोसोम ही करेगा, हाँ न्यूक्लियोसोम ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा डीएनए टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो अब तुम देखो यार, अकेले सिंगल टॉपिक से तुम्हें 36 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग, तुम्हारा कौन सा होने जा रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल वाला। ठीक है, ये मैं जल्दी से करूंगी। विद रेफरेंस टू हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, मुझे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सबसे पहले। ठीक है, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए, हाँ सही है भाई, जो वायरसेस थे उनको ग्रो किया गया था किसकी प्रेजेंस में, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था तुम्हारा, है ना, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, बिल्कुल सही है, फॉस्फोरस 32, और तुम्हारा क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारे क्या देखने को मिलता है, वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, बिल्कुल ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर कौन सा था, सल्फर भी कौन सा, 35 35S, दोनों स्टेटमेंट मुझे तो ठीक लग रही है, गलत गलत गलत, ठीक है, सी डी और ई ये तीनों गलत है, जो सही स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, वो तो मैं दिखा देती हूँ, तो एनसीईआरटी कहाँ गई, हर्शियन चेज के एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा, हर्शियन चेज कहाँ चले गए, हर्शियन ये रहा, जेनेटिक मटेरियल यहीं पे अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था, एंड दिस इज दी, देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे बहुत गौर से देखना, हर्शे और चेज ने ना वर्क किया था टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन, हर्शे और चेज देखो हुआ क्या था यहाँ पे,
जेनेटिक मटेरियल की खोज चल रही थी। अब यहाँ से आरएनए तो तुम्हारा पहले ही एलिमिनेट हो गया था। जो कंपटीशन था वो प्रोटीन और डीएनए के बीच में था। तो अब ये लोग ना कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई डीएनए है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल या फिर प्रोटीन तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है। ये बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन भरा पड़ा था कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शी एंड चेज ने क्या करा था, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि भाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हाउ, वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज, हर्शी और चेज ने क्या करा था, बताया था कि डिस्कवर करता है कि प्रोटीन या फिर डीएनए में से कौन तुम्हारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये कैसे पता किया था कि जो एंटर कर गया था तुम्हारे बैक्टीरिया के अंदर वही तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल कहलाया गया था। जैसे उन्होंने क्या करे थे, हर्शी और चेज ने, इन्होंने ग्रो करे थे कुछ वायरसेस को मीडियम में जो कंटेन कर रहे थे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, है ना। उन्होंने वायरस को लिया, कुछ वायरस को ग्रो कर लिया जो क्या कर रहे थे, कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कर रहे थे। और कुछ दूसरे मीडियम में उन्होंने कंटेन करे जो सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर को कंटेन कर रहे थे। सिंपल सी बात है, इन अ सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊं, उन्होंने वायरसेस को ग्रो किया। एक जो सल्फर थे, कौन से, रेडियो एक्टिव सल्फर, दूसरी तरफ हमारे कौन से थे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले। अब जो वायरसेस थे ग्रोन हुए थे किसकी प्रेजेंस में, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। उनमें क्या देखने को मिला कि भाई वो कंटेन कर रहे थे रेडियो एक्टिव डीएनए को, नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। मतलब कि यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलता है, रुको, यहाँ पे तुम्हें ये देखने को मिला कि हाँ यार संजय, जो उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उनके जो वायरस थे, उस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वायरस में तो मैं रेडियो एक्टिव डीएनए था, नॉट ए रेडियो एक्टिव प्रोटीन। बिकॉज जो डीएनए कंटेन कर रहा था फॉस्फोरस को बट डज नॉट, प्रोटीन को नहीं कर रहा था। डीएनए किसको कंटेन कर रहा था, फॉस्फोरस को, लेकिन प्रोटीन को कंटेन नहीं कर रहा था। वही तुम्हारा सिमिलरली दूसरे केस में भी हुआ था। दूसरा केस उन्होंने कौन सा लिया था, भाई दो ही तो थे, एक तो रेडियो एक्टिव तुम्हारा फॉस्फोरस था, एक रेडियो एक्टिव सल्फर था तुम्हारा। तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो, उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, ना कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन। वहीं अगर तुम बात करते हो रेडियो एक्टिव सल्फर के बारे में, रेडियो एक्टिव सल्फर के बारे में, तो ये क्या कंटेन कर रहा था, ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन कर रहा था, ना कि रेडियो एक्टिव डीएनए। तो बिकॉज डीएनए हमारा डज नॉट कंटेन सल्फर को नहीं करता, तो यहीं से ये प्रूव हुआ था। हुआ क्या था इस वाले में, अगर तुम बात करते हो, कहाँ गया तुम्हारा, ये रहा डीएनए, हाँ ये रहा, ये रेडियो एक्टिव तुम्हारा क्या दे रखा है, सल्फर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, रेडियो एक्टिव सल्फर है, एंड ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। यहाँ पे देखा था हमने कि सेल के अंदर कौन एंटर कर गया था, फॉस्फोरस वाला रेडियो एक्टिव। अब फॉस्फोरस में जो ये रेड वाला था ये अंदर एंटर कर गया था, और ये था क्या बेसिकली, ये तुम्हारा डीएनए था। अगर प्रोटीन तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता तो ये जो कैप्सूल उसका दिख रहा था ना, वो अंदर एंटर कर जाता। लेकिन प्रोटीन था ही नहीं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कौन था, डीएनए था, इसलिए वो एंटर कर गया तुम्हारी सेल के अंदर। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया था कि डीएनए तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है। और यही मैंने लाइन अभी तुम्हें पढ़ाई थी कि भाई रेडियो एक्टिव कौन है, किसकी प्रेजेंस में, ये सब मैं तो पढ़ा चुकी हूँ अब। ठीक है, नेक्स्ट 38 कर तू, कंप्लीट कर तू, हाँ जी कर देती हूँ। नेक्स्ट, वे साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, यही अभी मैंने तुम्हें बताया, हर्शियन चेस। 38 का तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखी है, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, आरएनए म्यूटेट करता है फास्टर रेट पे। ठीक है, बिल्कुल सही है। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पेन म्यूटेट इवॉल्व फास्टर, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था जेनेटिक मटेरियल का, तो वो तुम्हारे कौन से थे, हर्शे एंड चेज, हर्शे और चेज थे। ठीक है, 40 का डी। फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, कहाँ पे तुम्हें देखने को मिला था, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, सिलेक्ट करना है तुम्हें इनमें से करेक्ट मैच। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। यस, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 43 का, फाइनल प्रूफ डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल, मतलब अनइक्विवोकल प्रूफ
कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने दिया था? हर्शे एंड चेस ने दिया था। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन कौन सा भाई? विसिका फाबा। क्या विसिका फाबा? डू यू वांट टू सी इन एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी में देखना चाहते हो? दिखाती हूँ, मैं इसीलिए थोड़ी ना आई हूँ, फुल टॉस आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये रहे ये रहे ये रहे विसिका फाबा, फाबा बीन्स बाय टेलर एंड कलीग्स इन 1958। ठीक है, ये एक ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये अगर आएगा तो मैं अभी तुम्हें समझा दूंगी। इसी एक्सपेरिमेंट में जो टेलर जी थे ना और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, सेम एक्सपेरिमेंट को किया था, सिमिलर एक्सपेरिमेंट था उनका भी। क्या था? उन्होंने रेडियो एक्टिव क्या लिया था? रेडियो एक्टिव थाइमिन लिया था टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसिस डीएनए इन अ क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन किसके ऊपर? विसिया फाबा, जिसको हम फाबा बीन्स बोलते हैं। टेलर एंड इनके कलीग्स ने 1958 में ये जो एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली क्या प्रूव कर रहा था? एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ये याद रखना, ठीक है, कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फिजिका फाबा हो गया तुम्हारा, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल कैन डिटेक्ट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट, चक्की से छोड़ के, है ना? इट शुड बी अनस्पेड। आए भाई, ना 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 ना, क्या बोल रहा है? ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं रोते। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जेनेटिक मटेरियल के बारे में कौन कौन से ट्रेड से फुलफिल करना है, सिर्फ छोड़ के से। भाई जेनेटिक मटेरियल है तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी जनरेट इट्स रेप्लिका, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी प्रोवाइड अ स्कोप फॉर स्लो चेंजेस एंड रिक्वायर्ड इवोल्यूशन, बिल्कुल सही है। भाई उसका जो म्यूटेशन रेट है बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए एंड वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मैं दिखाती हूँ। कहाँ गया? यहाँ पे था जब सर्च चल रही थी ना जेनेटिक मटेरियल के बारे में कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन है, फिर जेनेटिक मटेरियल हो गया था। ये देख लो, कैन यू, यहाँ पे देखो, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो भी जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा, जो भी जिस भी चीज को हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, वो कुछ क्राइटेरिया, कुछ चीजों से गुजर के जाएगा। अगर वो उसके पास ऐसी चीजें प्रेजेंट है तो वो डेफिनेटली हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल। वो कौन कौन सी विशेष थी उसकी, या बोल सकते हो कौन कौन सी क्राइटेरिया थे? पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब उसे रेप्लिकेशन करना आना चाहिए, अपने वो रेप्लिके बना सके। दूसरा, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, केमिकली और स्ट्रक्चरली वो स्टेबल हो। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब उसके अंदर म्यूटेशन बहुत कम हो। जब स्लो चेंजेस होंगे तो म्यूटेशन तो लेस हो ही जाएगी ना। दैट रिक्वायर्ड इवोल्यूशन के लिए, लाइन ऑफ द एनसीईआरटी जो आपको वहां पे देखी, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian characters. डिट्टो वो द लाइन ऑफ एनसीईआरटी है यार, इससे ज्यादा तुम क्या लोगे मेरे से? इतना ज्यादा मैं तुम्हें बता रही हूँ, शायद ही कोई ऐसे बता रहा होगा तुम्हें, पर कोई नहीं, आई एम गिविंग माई बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है 46 वाला, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ जी ने। क्या किया था? ग्रिफिथ जी। हाँ, हालांकि ये बात सही है तुम्हारी, वो पता नहीं लगा पाए थे कि भाई ऐसी कौन सी चीज है, हैं? ऐसी कौन सी चीज है तो यहाँ से यहाँ जा रही है। तो वो था क्या आंसर? वो डीएनए था। वो नहीं पता लगा पाए थे कि डीएनए है कि जो इधर से उधर घूम रहा है, पर उनने एक चीज बोल दी थी कि भाई कुछ 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 तो चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्विवोकल प्रूफ एज जेनेटिक मटेरियल कॉज केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन किस पे निकला तुम्हारा? बैक्टीरियल वायरस पे। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, पहला डेमोन्स्ट्रेटेड तुम्हारा किस में था? इकोलाई।
कैसा, इकोलाई में ही तुम्हें देखने को मिला था। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया था वो भाई, सोचो 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 सोचो, कौन सा था हमारा, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया था वो तुम्हारा। दिखाऊं, रुको, कहा गया यहाँ पे ये रहा, था तो वो स्टेप्टोकोकस निमोनिया, बट कोई नहीं, ये वाला था, ये देखो पढ़ लो, इसी को ही ग्रो करा गया था। ओके, निमोनिया। अब देखो, न्यूमोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, इसने क्या प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, या फिर यही किया था, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, अरे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यही प्रूव किया था उन्होंने, और क्या प्रूव किया था। डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेशली मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेवल्ड, किसका रेडियो लेवल था, थायमिन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकोकस एज फाउंड आउट बाय एवरी मैक्लॉइड मैकार्टी वॉज, इन्होंने क्या बताया था, 52 का बी, क्या होगा तुम्हारा बी, डीएनए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखो, ग्रिफिथ जी थे, उन्होंने ये तो बोल दिया था कि कोई ना कोई चीज है जो ट्रांसफर हो रही है तुम्हारी, लेकिन वो ट्रांसफर क्या हो रहा है एग्जैक्ट वो उन्होंने नहीं बता पाया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड था वो ग्रिफिथ जी ने दे दिया था, पर जो बताया था रियलिटी में कि भाई डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, वो किसने बताया था, वो ये 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लॉइड एंड मैकार्टी ने बताया था कि भाई जो तुम ये बोल रहे हो ना कि ये चीज इससे इसमें ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ये वर्ड का यूज कर रहे हो, तो ये तुम्हारा डीएनए है। कौन है, डीएनए। हु प्रूव्ड दैट डीएनए इज बेसिक जेनेटिक मटेरियल, क्या, किसने प्रूव किया था कि जो हमारा डीएनए है वो तुम्हारा बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, प्रूव, अनइक्विवोकल प्रूव, हर्शी एंड चेज ने किया था, ठीक है। इरेश्किया कोलाई फुली रिवेल्ड, इससे करा था अलाउड टू ग्रो इस मीडियम में द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट द फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया हैव, 2 स्ट्रेन थी जो बैक्टीरिया की, वो क्या कर रही थी, डिफरेंट थी डेंसिटी में, डू नॉट रिजेंबल पेरेंट्स, एक भी कर ही नहीं रही थी। ये देखो नाइट्रोजन 50 एंड नाइट्रोजन 40, अब ये थोड़ा बॉक्स नीचे साइड पे है शायद, यस, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 लिया था, तो सेकंड हमने देखा था कोई मैच ही नहीं कर रहा था, ठीक है। ओके, सो यस, 2 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए तुम्हारे, मुझे लग नहीं रहा था मैं करा दूंगी, पर कोई नहीं, करा दिया मैंने। पहला कौन सा कराया तुम्हारा, डीएनए मैंने टॉपिक करा दिया भाई, डीएनए से काफी क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरा जेनेटिक मटेरियल का सर्च इन करवा दी थी। थर्ड टॉपिक चलो तुम्हारा आरएनए वर्ल्ड करा देती हूँ मैं। आरएनए वर्ल्ड है ना, 55 क्वेश्चन नंबर है, 2 स्टेटमेंट है, आरएनए बीइंग अनस्टेबल, म्यूटेट एट फास्टर रेट, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कि भाई आरएनए स्टेबल होता है और म्यूटेट करता है फास्टर रेट पे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आरएनए कैन करेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही सही हो गए। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 में आया था, पीवाईक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ आरएनए, आरएनए पे क्या एप्लीकेबल नहीं होता, चरगाफ रूल, क्या एप्लीकेबल नहीं होगा तुम्हारा, चरगाफ रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, सिमिलरिटी इन डीएनए एंड आरएनए, क्या सिमिलरिटी तुम्हें देखने को मिलती है डीएनए में और आरएनए में। सबसे पहली चीज भाई, ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या हैं, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बस यही तुम्हें सिमिलरिटी देखने को मिलती है, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, के दोनों पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। अब मैं रेप्लीकेशन देखती हूँ, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, तो रेप्लीकेशन का भी आई थिंक मैं करा सकती हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, करा दू, चलो करा देती हूँ, फिर पार्ट 2 में आपका थोड़ा सा ही रह जाएगा, ठीक है। ओके, रेप्लीकेशन भी करा दो, यस दीदी करा दो। रेप्लीकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन इन इकोलाई, अरे इकोलाई,
चलो उसको नेक्स्ट में वीडियो में करा दूंगी, है ना। अब तुम्हारे देखो कितने टॉपिक्स रह गए मैं बताती हूँ। रेप्लीकेशन रह गया है, ट्रांसक्रिप्शन 2, ठीक है, 2 हो गए, जेनेटिक कोड 3, ट्रांसलेशन 4, ओ मैया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 5, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 7 टॉपिक्स तुम्हारे रह गए हैं, कवर अप कराऊंगी सेकंड वीडियो में, ठीक है। अगर तुम लोगों का एंथुजियाज्म दिखा, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने एंथुजियाज्म दिखाना जरूर कि दीदी नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आओ, ये जरूर बोलना। तो मैं लेकर आऊंगी। मैं तुम्हें एनसीईआरटी को भी दिखाती हुई चल रही हूँ, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, वरना अगर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाती ना, कि जैसे ऐसे बताती कि मतलब ट्रांसफर प्रिंसिपल है निमोनिया मैकार्डी, हाँ भाई इसका डीएनए होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलोजी का ये होता है, इसका ये होता है, मैं तो बताती भी चल रही हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे में ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में बता देना एक बार, है ना। मेरी जितनी जान थी मैंने निकाल दी अपनी, अब मेरे को बोला भी नहीं जा रहा ठीक है, पर कोई नहीं, ठीक है। एंथुजियाज्म दिखाना कि दीदी अच्छी है। मैं सोच रही थी पीवाईक्यूज वाली सीरीज पूरी कंप्लीट करा दूं, अगर आपने दिखाया, रेस्पॉन्स दिखाया, तो मैं डेफिनेटली कंप्लीट करा दूंगी। रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, किसी के लिए हो या ना हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट इन माई केस रेस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज है तो है, अब क्या हो मैं बिकॉज डू में, है ना। तो हेलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, स्टे काम रहो। एंड कोई भी डाउट हो रहा हो ना अगर मेरे इसमें, या फिर मैंने कुछ भी ऐसा बोल दिया हो जल्दी जल्दी में जो गलत हो, तो उसे बता देना कि दीदी आपने ये वाली चीज गलत बोल दी है, ये करेक्ट होगा ऐसे करके, ठीक है। तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।